दोस्तों इस वक्त हमारे साथ हैं अमित कुमार जी, जो इस वक्त यूपीएससी की इंटरव्यू देकर निकल रहे हैं 2024 की। और सर, आपकी प्रेफरेंस आईपीएस तो नहीं है? ये पहली प्रेफरेंस तो आईएएस ही है, सेकंड प्रेफरेंस इज आईपीएस। सर की हाइट जो कि हमसे भी ज़्यादा है थोड़ी हाइट तो हमें लगा कि शायद आईपीएस। एनीवेज, हम स्टार्ट करते हैं इस इंटरव्यू को। सबसे पहला क्वेश्चन सर, इंटरव्यू कैसा गया? इंटरव्यू वॉज गुड, अच्छा था। कुछ सवालों के जवाब नहीं दे पाया, ऑब्वियसली सारे सवाल के जवाब तो हम नहीं दे पाएंगे, लेकिन ओवरऑल इट वॉज अ गुड इंटरव्यू। कौन ऐसे सवाल थे जिसके जवाब आप नहीं दे पाए? दे आस्क्ड मी अबाउट अ बुक रिलेटेड टू वर्कआउट एंड वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन जो अभी चल रहा है, तो उतना आइडिया नहीं था इनके बारे में मुझे। और भी ऐसे ही कुछ सवाल थे जिनका जवाब मैं नहीं दे पाया। तो वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, हाँ, तो मैंने उसके लिए थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, तो जब तक कि पूरा श्योर नहीं हो आप, तो इट इज़ बेटर टू नॉट आंसर। करेक्ट। सर, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट थे आपके, और आपके लैंग्वेज क्या है, और आपने ऑप्शनल क्या रखे इसमें? ग्रेजुएशन में मेरी सब्जेक्ट जो थी वो है सिविल इंजीनियरिंग। ओके। और लैंग्वेज वॉज इंग्लिश। और ऑप्शनल पेपर क्या है? ऑप्शनल भी सिविल इंजीनियरिंग है। क्यों ऐसा लगता है कि आपको कब ऐसा लगा कि हमें सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी चाहिए? कोई ऐसे ट्रिगर पॉइंट जहाँ पे आपको लगा कि नहीं, सिविल सर्विसेज, बिकॉज यू हैव इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, यू हैव लॉट ऑफ ऑप्शंस टू डू इन योर एज ए करियर। देखिए, सिविल सर्विसेज का कोई इनिशियली मेरा थॉट नहीं था ज्वाइन करने का। मैं तो डिफेंस फोर्सेस में जाना चाहता था। मैंने सीडीएस भी दिया, एनडीए भी दिया है, सारे एंट्रीज दिए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ है। तो फिर मैंने बीटेक किया अपना, उसके बाद फिर इंजीनियरिंग सर्विसेज के थ्रू मेरा हो चुका है पहले भी। तो अभी तो मैं एज एन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी काम कर रहा हूँ। और उसके बाद फिर मैंने सोचा कि व्हाट आर दी अदर एवेन्यूज़, कौन सी हैं डायमेंशंस इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो वन इज सिविल सर्विसेज। सो अच्छा है, आई हैव ट्राइड एंड गिवन माय बेस्ट। लेट होप, देखते हैं क्या होता है। ये कौन सा अटेम्प्ट था सर? और अब हम इंटरव्यू पे आए, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था ये। पहला इंटरव्यू था। इससे पहले 2 अटेम्प्ट में क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ जो आपको लगा कि आपने ऑब्वियसली एनालाइज किया होगा अपने फेलियर को, क्या निकल के आई और जिसको आपने इस बार दुरुस्त किया, सही किया और आप इंटरव्यू तक पहुँचे? पहले अटेम्प्ट 2 अटेम्प्ट जो थे उसमें मैंने पढ़ाई नहीं की थी। इस वाले अटेम्प्ट में पढ़ाई की है। ये ऑनेस्ट रिप्लाई है ये ऑनेस्ट रिप्लाई, बहुत बढ़िया। इस बार पढ़ाई की है तो हो गया। तो पहले 2 अटेम्प्ट जस्ट टू गेज व्हाट द पेपर इज़, तो मैंने कुछ पढ़ाई वगैरह नहीं की थी, मैंने ऐसे ही बैठ गया था पेपर में देने के लिए। ये देखिए, ये जो जवाब था मुझे बहुत ही ऑनेस्टली सा कहता हूँ, बहुत अच्छा लगा। पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन इस बार पढ़ाई किया। क्या पढ़ाई किया, क्या अलग किया पढ़ाई में अपने? दोस्तों, यूपीएससी की तैयारी के दौरान जितने भी टॉपर्स हैं उन्हें यही बताया है कि तैयारी के दौरान सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है, न्यूज़पेपर का ढेर हो जाना, एनसीईआरटी कब खत्म होगी, मॉक टेस्ट कैसे दें, इनका बोझ रहता है। तब समझ में यही आता है कि सिर्फ मेहनत ही नहीं, सही रणनीति और सेल्फ एवल्यूशन का होना बहुत जरूरी है, जिससे सफलता मिलती है। और इसीलिए मैं आपको टेक्स्ट बुक पासलाइट रिकमेंड करता हूं कि यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपके लिए गेम चेंजर हो सकता है। गलतियों की सही रिसोर्स और अप्रोच ढूंढने में टाइम तो लगता है, पर आपको यह सब स्ट्रगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेक्स्ट बुक पासलाइट आपकी प्रिपरेशन को एकदम सही डायरेक्शन देगा, प्रीलिम्स से लेकर मेंस तक हर एक स्टेप पे गाइड करेगा। पासलाइट यूपीएससी फीचर्स जो हैं उसमें 300+ टेस्ट होंगे, प्रीलिम्स के हर सब्जेक्ट की थ्रू प्रैक्टिस, 170 पीवाईक्यू होंगे 2011 से 2024 तक, डेली करंट अफेयर्स होंगे, मेंस आंसर राइटिंग डेली होगी। इस प्रकार से अपने आप को आंक सकते हैं। और इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में कूपन कोड मिल जाएगा, जिसके द्वारा आपको 10% तक पूरी छूट मिल जाएगी। आप कूपन कोड का यूज करके इसका लाभ ले सकते हैं। एनरोल करें, वहां पर जाकर के टेस्ट दें और बताएं कि सबसे पहले किसने टेस्ट दिया है। कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस बार मुझे थोड़ा टाइम मिला था, तो हम वर्किंग, सो पहले 2 अटेम्प्ट में तो उतना टाइम नहीं मिल पाया था। आई वॉज मोर फोकस ऑन माई टेक्निकल पार्ट। तो अभी तो मुझे जो टाइम मिला, तो मेनली आई फोकस्ड ऑन स्टैटिक पार्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टैटिक पे आप फोकस करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टैटिक। उसको कवर करने के बाद आप उसको करंट से लिंक करिए। करंट अफेयर्स इज इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर दिस एग्जाम। सो आई बिलीव कि आप दोनों को लिंक नहीं करेंगे ना, तब तक वो आपको ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग नहीं आ पाएगी पेपर की। सो इट इज़ बेटर टू लिंक विद करंट अफेयर्स। यूपीएससी तो टफ है, लेकिन ये टफ और भी ज़्यादा हो जाता है जब एक वर्किंग यूपीएससी की तैयारी करता है। हाउ यू हैव मैनेज्ड, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जॉब के साथ पढ़ाई भी करनी है, टाइम मैनेजमेंट की बात किया आपने, कैसे चीज़ों को मैनेज किया? देखिए, लाइफ में टफ हर चीज़ होती है। बहुत बढ़िया। एज सच को यूपीएससी कुछ अलग नहीं है। मुझे लगता है कि कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका इसमें भी हो जाएगा। तो ऐसा मैं नहीं मानता कि यूपीएससी कोई टफ है, कोई ये है, कोई वो है, मुझे समझ में नहीं आता। सिंपल सा पेपर है, आपका सिलेबस दिया हुआ है, आपको पढ़ना है। कंसिस्टेंट रहेंगे तो आपका निकल जाएगा। थोड़ा बहुत लक का भी फैक्टर में मानता हुआ है, गिवन इन द इंटरव्यू एंड ऑल्सो इन दी
मेंस थोड़ा बहुत होता ही है लक का फैक्टर, क्योंकि मेरे ऐसे भी दोस्त हैं जो बहुत उन्होंने मेहनत किया है लेकिन होता नहीं है, तो थोड़ा बहुत लक तो रहता है। लेकिन हाँ, अगर आप हार्ड वर्क कर रहे हैं, कंसिस्टेंट है, तो आपका होना तय हो जाएगा आपका। तो यही है कि आप खुद पे विश्वास रखिए, आपका हो जाएगा। देखिए यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, क्या होता है प्रिपरेशन का पैमाना, ये तो सभी लोग जानते हैं। देयर आर लॉट ऑफ वीडियोस एंड रिसोर्सेज अवेलेबल, बट बेस्ट इंग्रेडिएंट्स क्या होनी चाहिए? जैसे हम बात करते हैं PYQ की, हम बात करते हैं टेस्ट सीरीज़ की, हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ प्रॉपर रिसोर्सेज, ये सारी चीज़ें आप कैसे देखते हैं? अगर कोई बच्चा यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है तो इन सब चीज़ों में क्या 3 ऐसी चीज़ें जिनका ध्यान रखें? सबसे पहला और फॉरमोस्ट जो इम्पोर्टेंट होता है, सभी को पता है, कोई मैं नई बात नहीं कहने जा रहा, सभी को पता है। पहला जो होता है वो PYQ होता है, दूसरा कि स्टैटिक पोर्शन पूरा कवर करिए आप, तीसरा जो होता है वो करंट अफेयर्स होता है। तो यही है, आप तीनों को लिंक करिए और खुद पे विश्वास रखिए, सबसे ज़्यादा ज़रूरी वो है। कोई भी एग्ज़ाम टफ़ या हार्ड नहीं होता है, आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है, अपने लिए ऑनेस्ट रहिए खुद से, आपने कितनी पढ़ाई की आपको खुद पता है, और सबसे जो बेस्ट गाइड है वो आप खुद हैं। लोग 10 तरह की बातें कहते हैं, लेकिन आप खुद सबसे बेस्ट पर्सन है टू जज कि आपको क्या चाहिए, क्या नीड है आपको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो कोचिंग कहते हैं ठीक है, आपके पीयर जो कहते हैं वो भी ठीक है, लेकिन उसको मोल्ड करिए कि आपको क्या, उसके हिसाब से आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है। तो हर पर्सन के लिए आई बिलीव कि कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत अलग रिक्वायरमेंट्स होती है। 80-90% सभी को पता है क्या करना है, बट ये है कि आपको थोड़ा सा उस पर कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। इसके कोई शॉर्टकट्स नहीं है, शॉर्टकट नहीं है। तो यही है कि इसका जो है पाथ है वो लॉन्ग पाथ है, शॉर्ट पाथ है ही नहीं। तो सर आपने कंसिस्टेंसी की बात की, कंसिस्टेंसी कैसे लाएं? क्या कोई तरीका है, टूल्स, टेक्निक्स आप बता सकते हैं? कंसिस्टेंसी के लिए क्या करना चाहिए बच्चों को? इसकी पहली तो टूल टेक्निक यही है कि अगर आपको कोई और ऑप्शन नहीं है तो आपके पास ये ऑप्शन बचता है। अच्छा, यही पहली टेक्निक है। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत बढ़िया। दूसरी टेक्निक है कि आप जो है ना खुद पे विश्वास रखिए, आपको करना क्यों है ये पहले पढ़िए कि आपको क्यों करना चाहते हैं आप। पहले तो अगर आप अच्छे इंसान हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे आप कर सकते हैं, क्योंकि हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हम कोई करोड़पति अरबपति तो है नहीं। बिल्कुल। तो हमारे लिए यही एक ऑप्शन है, यही एक तरीका है जिससे हम मेन स्ट्रीम में आ सकते हैं। बहुत बढ़िया। और कुछ अच्छा कर सकते हैं अपने लिए और समाज के लिए। तो पहला है कि अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो कंसिस्टेंसी खुद अपने आप बन जाएगी आपकी। अगर आपके पास जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, तो आप खुद कंसिस्टेंट हो जाएंगे आप, क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं रहेगा। दूसरा है कि आप विश्वास रखिए खुद पे, अपने एफर्ट्स पे विश्वास रखिए, और क्यों करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम, क्यों निकालना चाहते हैं, क्या हो जाएगा निकल के, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑनेस्टी, मतलब आपको ऑनेस्ट तो होना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, ये तो नहीं है। सर अब हम बात करेंगे इंटरव्यू में क्वेश्चन किस तरह पूछे गए थे। जब आप एंटर करते हैं इंटरव्यू भवन में, तो एक होता है ना कि अंदर से डर सा फील होता है कि पता नहीं क्या होने वाला है। आप कुछ भी बोल लो, कुछ भी आप ज्ञान दे दो, बट जब जो बच्चा फेस करता है वही जानता है। क्या आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन हुई, आपको थोड़ा अंदर से कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे थे या डर लग रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें हुई? अगर हुई तो उसको आपने फिर कैसे बैलेंस किया? देखिए, मैंने इससे पहले भी 2 बार दिया हुआ इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम, तो उसके थ्रू मैंने 2 बार इंटरव्यू दे रखा है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा ना कि डर सभी को लगता है। जो कहते हैं जिनको डर नहीं लगता, तो मैं उन पर विश्वास नहीं करता। डर का थोड़ा बहुत डर सभी को लगता है, नर्वसनेस सभी को होती है। तो वही है कि आप उसको कितना कंट्रोल कर पाते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत करिए, इसको एज अ कैजुअल टॉक समझिए कि हाँ बात करने जाना है यूपीएससी में, और देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे सर? सबसे पहले तो उन्होंने जो मेरी जो रुचि है डिफेंस फोर्सेस में जाने की, अच्छा, इससे सवाल थोड़ा बहुत पूछा, क्यों जाना चाहते हैं आप। और फिर उसके बाद उन्होंने फिर करंट वगैरह का भी बहुत सारे टॉपिक्स लेकर आए। करंट में क्या था सर? नेशनल इंटरनेशनल की बात करते हो? करंट में जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड हो गया, इससे उन्होंने क्वेश्चन पूछा। अच्छा। कि इसको क्यों स्क्रैप किया गया, व्हाट वाज द नीड। उसके बाद उन्होंने इंडिया अफगानिस्तान रिलेशन के बारे में पूछा कि रिसेंट टॉक्स दैट आर गोइंग ऑन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, हाउ डू यू सी इट। तो ये जो थी ये इंटरनेशनल अफेयर्स में हो गई, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बताया मैंने आपको। इसके अलावा मनी बिल्स हो गई, प्रिवेंटिव डिटेंशन हो गया, वो क्या होता है, और सिचुएशन रिएक्शन क्वेश्चंस भी थे कि एज डीएम आपको एक पर्टिकुलर सिनेरियो दिया गया था, तो केस स्टडी काइंड ऑफ, केस स्टडी काइंड ऑफ, सिचुएशन रिएक्शन काइंड ऑफ, तो उसमें आप किस तरह से रिएक्ट करेंगे।
आपके ऊपर से सीनियर बॉसेस आपको कुछ करने को कह रहे हैं, तो सिचुएशन में आप किस तरह से उसको डील करेंगे। तो दैट वाज दी थिंग्स दैट वर ब्रॉट अप इन द इंटरव्यू। आपके जो ऑप्शनल पेपर हैं वो बहुत यूनिक है, बहुत कम बच्चों के होते हैं, तो इससे ऑप्शनल से कोई क्वेश्चन ऐसे थे जो कि आपसे पूछे गए? ऑप्शनल से इन पर्टिकुलर तो कोई मुझसे पूछा नहीं गया, एक वर्क प्रोफाइल से ज़रूर पूछा गया था। तो ऑप्शनल एज सच सिविल इंजीनियरिंग उससे कुछ पूछा नहीं गया मुझे। सर रिसोर्सेज की बात करें, द लॉट ऑफ थिंग्स यूट्यूब है और भी बहुत सारी चीज़ें, लोग रिसोर्सेज की बात कर रही है, पढ़ लो वो पढ़ लो, बट वो कहते हैं ना सेलेक्टिव रिसोर्सेज होनी चाहिए, मल्टीपल टाइम सेलेक्टिव, कम रिसोर्सेज मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस होनी चाहिए। रिसोर्सेज का सिलेक्शन कैसे करेंगे और आपके हिसाब से रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, और आपने कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की थी? देखिए, इसके रिगार्डिंग बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई है, मैं कुछ नया नहीं बोलूँगा। आपने क्या किया था, किस तरह से कौन सी रिसोर्सेज यूज़ की थी? मेनली ये है कि स्टैटिक में सभी को पता है यार, इसमें कुछ नया नहीं है। पॉलिटी लक्ष्मीकांत पढ़िए, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम हो गया, और इकोनॉमी के लिए आपको जो सही लगे यार वो आप कर सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल पब्लिक डोमेन में, मैं कुछ नया नहीं कहूँगा। तो ये है कि आप इस विश्वास रखिए खुद पे, जो भी आपने रिसोर्सेज ली हैं लिमिटेड रखिए, उसको ज़्यादा एक्सपैंड करने की कोशिश मत करिए। स्टैटिक वगैरह लिमिटेड रखिए, ज्योग्राफी हो गई, एनसीईआरटी हो गई ज्योग्राफी के, इकोनॉमी के भी थोड़ा बहुत एनसीईआरटी उतना तो है नहीं वैसे, लेकिन मैंने पर्टिकुलर एक नोट्स वगैरह मैंने बाई करके इकोनॉमी की तैयारी की थी उसमें। तो मेनली ये है कि स्टैटिक को लिमिटेड रखिए और थोड़ा बहुत करंट से लिंक करिए, जो मंथली मैगजीन्स हो गई बहुत सारी, उसमें आप ढूंढ कर सकते, सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको सॉर्ट आउट करिए, और ज़्यादा डीप में जाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो स्टैटिक कवर करिए पहले आराम से, तो उसको भी ज़्यादा ब्रॉडन अप करने की ज़रूरत नहीं है, एंड रिवीजन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सर बिकॉज यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू द मल्टीपल इंटरव्यूज़, व्हाट डू यू थिंक, क्या इंटरव्यू के लिए भी हमें प्रिपरेशन एडिशनली करनी चाहिए, क्या इंटरव्यू के लिए भी कुछ नोट्स बनाना चाहिए, मॉक इंटरव्यू का यूज़ करना चाहिए, इसके बारे में बताइए। बिकॉज इंटरव्यू में भी एक गेम चेंजर है, आपकी ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होगी, ओवरऑल जो रिजल्ट बनेगा, तो इसके बारे में बताइए कि इंटरव्यू के लिए क्या हमें एक अलग तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इंटरव्यू के लिए मॉक किस तरह से इंपॉर्टेंट होता है, और इंटरव्यू के लिए हमें क्या नोट्स वगैरह भी बनाने चाहिए? मैं तो ज़्यादातर नोट्स बनाने में विश्वास नहीं रखता। अच्छा। मेरा अलग स्टाइल है पढ़ाई करने का, तो आप अपने हिसाब से देखिए आपको क्या सूटेबल है। तो नोट्स वगैरह तो मैं आप पे ही छोड़ता हूँ। दूसरी बात होगी मॉक्स इंटरव्यूज़ वगैरह की, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉक इंटरव्यू आपको देने चाहिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप पहला इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको फेमिलियराइज होना पड़ेगा। तो कॉन्फिडेंट होना ही बस नहीं होता, आपको थोड़ा सा अवेयर होना पड़ेगा कि सराउंडिंग कैसी है, माहौल कैसा है। तो बेटर है मॉक इंटरव्यू दे दीजिए, आप क्या दिक्कत है आपको देने में, फ्री में बहुत सारे इंस्टीट्यूट फ्री में देती है। तो इट इज़ बेटर टू गो विद दी मॉक इंटरव्यूज़, कोई दिक्कत नहीं है, आप मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दें। आपको ज़रूरत है नोट्स बनाने की तो वो भी बनाए, कोई दिक्कत नहीं है, अपने हिसाब से खुद डिसाइड करें। मेनली जो इसका एजेंडा है कि कॉन्फिडेंट रहें, मॉक इंटरव्यूज़ वगैरह दें, और जिस दिन इंटरव्यू हो उस दिन आराम से रिलैक्स करें थोड़ा जितना हो सके। आई अंडरस्टैंड कि उतना होता नहीं है लोग कितना भी कहें, बिल्कुल, लेकिन ट्राई करें अपना बेस्ट देने का बस। सर से इंटरव्यू मैंने जो लिया, मुझे 2-3 चीज़ें सर की बहुत अच्छी लगी। वो ये है कि 2 अटैम्प्ट सर का नहीं निकलता, ये 3rd अटैम्प्ट है। 2 अटैम्प्ट इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि सर ने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने ईमानदार से बताया, मतलब जो पढ़ेगा वही सक्सेसफुल रहेगा। तो सर ने पढ़ाई नहीं की, 3rd अटैम्प्ट पढ़ाई किया, इंटरव्यू तक डायरेक्ट पहुँच गए। दूसरी ये है कि सर ने कहा ईमानदार होना, यू शुड बी वेरी ऑनेस्ट, what are you doing and what you are going to do, what is your aim to be an IAS, IPS, whatever, and what you are going to do. Sir, thank you very much and wish you all the best.